Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College. Today, here we are in this video with some new concept of intellectual property rights. So, today we are going to discuss about the rights of trademark holder. Yet, we had studied about the trademarks, different types of trademarks, salient features of trademarks, and now we are studying about registration of trademark, and now we are studying about the rights of trademark holder. Trademark holder is a person who is registered as a person or an authentic person who can use that trademark. ट्रेडमार्क होल्डर वही व्यक्ति होता है जिसने कि अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराया है, तो वो एक लीगल अथॉरिटी, लीगल पर्सन हो जाता है जो कि उस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं राइट्स में। राइट्स टू एक्सक्लूसिव यूज़। एक्सक्लूसिव यूज़ का मतलब है कि जिस व्यक्ति के नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ है, जिस कंपनी के नाम से वो ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ है, केवल और केवल वही व्यक्ति, वही कंपनी उस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर सकती है। कोई अन्य उसका इस्तेमाल करेगा तो वो उसके अधिकारों का हनन कहलाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव राइट है उस पर्सन का, ट्रेडमार्क होल्डर का, कि केवल वही अपने ट्रेड के लिए उस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल कर सकता है। राइट्स टू असाइन। Rights to assign situation arises where there are more than one proprietor of a trademark holder. जहाँ पे एक से ज़्यादा proprietor holders होते हैं, trademark holders होते हैं, वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है। या फिर आप अपने ट्रेड के साथ अपने ट्रेडमार्क को ट्रांसफ़र करते हैं। जब कोई ट्रेड ट्रांसफ़र होता है, कंपनी ट्रांसफ़र होती है, तो उसके साथ साथ स्पेसिफिकली मेंशन्ड ट्रेडमार्क भी ट्रांसफ़र होता है। तो एक प्रॉपराइटर, मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप है और वो डिज़ोल्व हो जाती है दो, तो एक पार्टनर के नाम से वो बिजनेस भी, वो कंपनी भी और वो ट्रेडमार्क भी असाइन होता है। तो दूसरा जो प्रॉपराइटर है, दूसरा जो पार्टनर है, उसको वो ट्रांसफ़र, वो असाइन जो है वो रिटर्न में देना होगा कि ये ट्रेडमार्क, ये कंपनी जो है, ये प्रॉपराइटर 1 के नाम से असाइन हो गई है। तो उस रिटर्न डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इट इज़ कॉल्ड एज टू असाइन। सो जो प्रॉपराइटर, पहले तो वही था प्रॉपराइटर होल्डर, प्रॉपराइटर 1 और प्रॉपराइटर 2, तो ये उसका अधिकार है कि अपने ट्रेडमार्क को वो किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है और चाहे तो किसी और को असाइन भी कर सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू सीक लीगल रेमेडीज अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट। दिस इज़ क्लियर कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास अपने जो है वैधिक अधिकार हैं, तो वो अपने अधिकारों की मांग के लिए या उसके अधिकारों का हनन होता है तो उनकी मांग के लिए वो कोर्ट भी जा सकता है। तो इट मे सिक legal remedies against the infringement. He can ask for the compensation or the remedies against the person who has infringed his trademark. Next is right to seek correction of registrar. अब करेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार ये है कि एक बार आपने जो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है, तो आप आप यदि उसमें कोई बदलाव चाहते हैं तो विद इन टाइम ड्यूरेशन आप जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसमें कोई करेक्शंस करा सकते हैं। किसी कलर को लेके, शेप को लेके या किसी लोगो को लेके, चाहे तो आप अपने ट्रेडमार्क में जब तक कि उसकी एडवर्टाइज हो या वो पब्लिसिटी हो उसकी, या उसकी गुडविल आप अर्न करें, उससे पहले आप उसमें करेक्शंस करा सकते हैं। लेकिन करेक्शन कराने के लिए आप उसी एप्लीकेशन के बेसिस पे जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसी के बेसिस पे आप जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने ट्रेडमार्क में करेक्शंस करा सकते हैं। तो ये आपके अधिकार हैं ट्रेडमार्क होल्डर के। आगे चलते हैं। लिमिटेशंस ऑन राइट्स। ये सब आप अच्छे से जानते हैं कि फंडामेंटल राइट जिस प्रकार होते हैं अपने, तो हम फंडामेंटल राइट्स को, अपने मूल अधिकार जो हैं आपके, वो रिस्ट्रिक्टेड राइट्स कहलाते हैं। मतलब कि वो आपके राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं हैं। एब्सोल्यूट राइट्स की हर तरीके से आप उनको अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के विरुद्ध भी कर सकते हैं। आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आप उनके जो है कुछ आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके बेसिस पे आप अपने अधिकारों को एंजॉय कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं लिमिटेड राइट्स। इसी तरीके से ट्रेडमार्क होल्डर के जो राइट्स हैं वो लिमिटेड राइट्स हैं। सर्टेन लिमिटेशंस आर बीन इम्पोज्ड बाय द टाइम व्हेन द ट्रेडमार्क इज बीन रजिस्टर्ड। So we'll move on to the first limitation. Exclusive use of right are subjected to limitation.
फर्स्ट राइट हमने पढ़ा था एक्सक्लूसिव यूज़। तो एक्सक्लूसिव यूज़ जो है दैट इज़ सब्जेक्टेड टू द लिमिटेशन कि उसके अधिकार हैं, एक्सक्लूसिवली वो उसके अधिकारों को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो लिमिटेशंस हैं उसके ऊपर, कुछ सीमाएं हैं वो, कि आपने जब उसको रजिस्टर कराया है तो आपने स्पेसिफिकली डिस्क्राइब किया है कि आपके ट्रेडमार्क का क्या तो उसका लोगो रहेगा, क्या शेप रहेगी, क्या रंग रहेगा, क्या क्या उसमें चीज़ें मेंशन रहेंगी, क्या उसके लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स रहेंगे। तो उन सब बेसिस पे आप अपना ट्रेडमार्क को जो है रजिस्टर करा सकते हैं। यदि कोई भी इन चीज़ में से मिसिंग है, मान लीजिए आपने शेप को रजिस्टर नहीं कराया, कलर को रजिस्टर नहीं कराया, तो यू कुड नॉट आस्क फॉर द इन्फ्रिंजमेंट दैट समबडी एल्स इज़ यूजिंग द सेम कलर और द शेप ऑफ योर ट्रेडमार्क। तो क्या हुआ कि आपका एक्सक्लूसिव यूज़ है दैट इज़ सब्जेक्टेड टू द limitations. Next is use of trademark beyond the limitations is not protected as we have discussed right now. अगर आपके ट्रेडमार्क में अगर वो डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये आपने रजिस्टर कराया है, तो उसके बियॉन्ड अगर कुछ होता है, मान लो आपने शेप रजिस्टर नहीं कराई है और आप कहते हैं कि हमारी शेप को दूसरा जो है कंपनी उसको ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है, ये हमारा ट्रेडमार्क है, तो यू कुड नॉट बी प्रोटेक्टेड, आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने जब ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराया तब आपने उस समय उसकी शेप को रजिस्टर नहीं कराया था। तो बियॉन्ड लिमिटेशंस जो है आप उसके लिए प्रोटेक्टेड नहीं हो। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन इप्सो फैक्टो डज नॉट ऑपरेट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटर। अगर कोई इप्सो फैक्टो मतलब होता है अपने आप बाय द फैक्ट, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो है बाय द फैक्ट आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटर के अगेंस्ट ऑपरेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर कराया है जो कि ऑलरेडी एक प्रोप्राइटर उसको यूज़ कर रहा था, ठीक है, वो ट्रेडमार्क उसका था लेकिन उसने रजिस्टर नहीं कराया हुआ, और आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसको ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस जो प्रोप्राइटर है वो उसको यूज़ कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि वो किसी को जो है उसके राइट्स को इन्फ्रिंज ना करे, ठीक है, उसके बिज़नेस को इफ़ेक्ट ना करे। जहाँ पे उसके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपका ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं करता है, आपको जो है वो भी मेंशन करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के टाइम कि ऑलरेडी समबडी इज़ इफ़ यूजिंग, आप उसमें स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए कि अगर कोई पहले से उसको कर रहा है तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, हमारा जो ट्रेडमार्क है वो उसको सुपरसीड करेगा, अपने आप से वो ऑपरेट नहीं करता है। एग्जिस्टिंग अगर कोई ट्रेडमार्क है और वो आपके ट्रेडमार्क से सिमिलर है तो वो ऑटोमेटिकली सुपरसीड नहीं करेगा। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर कैन नॉट इंटरफेयर विद द प्रायर यूज़ ऑफ सेम और सिमिलर ट्रेडमार्क। जो प्रायर यूज़ है, प्रीवियस यूज़ है, उसमें ट्रेडमार्क का नोबडी कैन इंटरफेयर विद दैट। जैसे कि आप देख लीजिए जोधपुर मिष्ठान भंडार है, so since long people are using, those people belongs to Jodhpur Mishtan Bhandar family, they are continuously using this title of their shops। अपनी स्वीट शॉप का जो है वो जोधपुर स्वीट से, जोधपुर मिष्ठान भंडार से जो है उसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, तो इसको जो है बोनाफाइड यूज़ माना जाता है। अगर वो सेम और सिमिलर जो ट्रेडमार्क है वो पहले से कोई बोनाफाइड उसका यूज़ कर रहा है और बाद में आप उसको जो है रजिस्टर करा रहे हैं, तो आप उसको सुपरसीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है सिमिलर और सेम, क्योंकि वो क्या होगा, वो उसके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेगा। तो आप कोई भी रजिस्टर कराते हैं तो यू शुड बी केयरफुल कि आप उसके बिज़नेस को इफ़ेक्ट ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो बोनाफाइड यूज़ में चल रहा है वो ट्रेडमार्क। फिर क्या है कि बाद में उनको, क्योंकि वो उनकी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है उस नाम से, एंड एट दैट टाइम मे बी बिफोर 1999 ट्रेडमार्क्स वर नॉट रजिस्टर्ड और नॉट अवेयर अबाउट दी रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क्स। तो ऐसा तो है नहीं कि 99 के बाद ही सारे बिजनेस एस्टैब्लिश हुए हैं, तो उससे पहले भी जो बोनाफाइड यूजर्स थे तो उनके लिए यदि आप बाद में कोई सिमिलर या सेम ट्रेडमार्क लेके आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं होगा, सुपरसीड नहीं करेगा। देन इज रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर कैन नॉट इंटरफेयर विद एनी बोनाफाइड यूज बाय एनी पर्सन। अगर वो उसका बोनाफाइड यूज़ है, आपके बिज़नेस को वो हार्म नहीं कर रहा है, तो आप जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं या उसको जो है ब्लेम नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि आप जैसे आप सिमिलर के लिए कहते हैं, ट्रेडमार्क सिमिलर है। एक केस है जिसमें कि एक जापानीज़ कंपनी है जो तोशिबा के प्रोडक्ट जो है वो बनाती है। तो तोशिबा सर्विस सेंटर के नाम से वहाँ पे जो है तोशिबा के प्रोडक्ट्स जो हैं वो जापान में सेल आउट होते हैं। यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक तोशिबा करके, जिसमें SH नहीं था, तोशिबा करके सर्विस सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया। तो दैट जापानीज़ कंपनी हैज़ चैलेंज्ड दैट सर्विस सेंटर कि वो हमारे सिमिलर ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है और इससे हमारा जो है बिजनेस इफेक्ट होता है। बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि उसका जो है तोशिबा के जो प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उससे तोशिबा की जो सर्विस सेंटर्स हैं उससे उसका बिज़नेस बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का है और यहाँ पे सर्विस सेंटर है। तो ये देखा गया कि ये जुरिस्डिक्शन जो है वो भी सेम नहीं है और उनका जो है बिजनेस भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज एन बोनाफाइड यूज़ ऑफ दैट ट्रेडमार्क। If the work or mark become name of article or substance during the course, then the right conferred by the registration will be seized. अगर कोई आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया है, अभी तक तो हम बात कर रहे हैं कि आप करा रहे थे, अगर कोई रजिस्टर आपने ट्रेडमार्क करा लिया है, कोई वर्क है, कोई मार्क है, कोई साइन है, लेकिन लेटर ऑन दैट इज़ बिन इन्वेंटेड और बिन रिकग्नाइज्ड एज एन आर्टिकल और अ सब्सटेंस, कोई आर्टिकल, कोई सब्सटेंस है या कोई भी एक जो है ग्रुप है, कोई आइकन है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, तो या सॉरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट से जो है रजिस्टर हो जाती है या कोई इस्टेब्लिश हो जाती है, या कोई आर्टिकल ऐसा इन्वेंट हो जाता है, डिस्कवर हो जाता है, कोई सब्सटेंस डिस्कवर हो जाता है, तो वो क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका राइट ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राई है, ट्राई जो है वो ब्रॉडकास्टिंग जो है कंपनी है जो इनको रेगुलेट करती है, आपके इंटरनेट कनेक्शंस को और ब्रॉडकास्टिंग को, उनके लिए रूल्स और नॉर्म्स बनाती है। तो ये जो ट्राई कंपनी है, अगर प्रीवियसली कोई प्रोडक्ट किसी का है और वो ट्राई के नाम से है एंड लेटर ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन केम इन टू एग्जिस्टेंस, तो क्या होगा कि वो जो उनका ट्राई नाम से कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विसेज हैं वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाएंगी। तो आपका कोई भी आर्टिकल या कोई भी सब्सटेंस अगर डिस्कवर होता है कोई, तो वो क्या है कि उस नाम से बाद में अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम अगर आता है तो आपका ट्रेडमार्क ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, सीज हो जाता है। राइट टू सिक्स रिड्रेसल अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट इज सब्जेक्टेड टू द लिमिटेशन। अगेन इट इज़ वेरी मच क्लियर, हमने अधिकार में भी पढ़ा है और यहाँ पे भी लिमिटेशंस जो हैं वो भी यही कह रही हैं कि आप अपने अधिकारों के हनन के लिए तो जा सकते हैं, कोर्ट में मांग कर सकते हैं, रेमेडीज़ के लिए मांग कर सकते हैं, बट दैट शेल बी सब्जेक्टेड टू द लिमिटेशन। जब तक कि आप उसमें डिस्क्रिप्टिव उसमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे कि हमारा जो है डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि ये चीज़ें हमारी ट्रेडमार्क की जो हैं वो सिक्योर होनी चाहिए, प्रोटेक्ट होनी चाहिए, तो ही वो प्रोटेक्ट मानी जाएंगी। यदि आपने किसी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कराया है ट्रेडमार्क में, जैसे कि हमने बताया कि शेप है, कलर है, आपके वर्ड्स हैं, सिग्नेचर्स हैं, लोगो है, एवरीथिंग शुड बी रजिस्टर्ड। वो ट्रेडमार्क में एक एक चीज़ जो है स्पेसिफिकली आप उसमें रजिस्टर कराएंगे तो ही वो प्रोटेक्टेड मानी जाएंगी। और यदि आपने नहीं कराया है तो बियॉन्ड दैट अगर कोई भी उसको यूज़ कर रहा है तो दैट शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड, आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा या आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सो द रिड्रेसल इज बीन सब्जेक्टेड टू द लिमिटेशन। This much for today. So in the next class we'll be going to discuss some new concepts of trademark. Thank you so much.